गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग 2-3 टॉपिक पढ़े थे छोटा छोटा। रिलैक्सेशन टाइम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन। अब देखिए उसी से रिलेटेड एक अगला टॉपिक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि रेसिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर पे और कैसे डिपेंड करता है। जो बात हम लोग पहले भी किए थे उसी को यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन जानते हैं, I इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, और फिर एक रिलेशन हम लोग जानते हैं वी डी इक्वल टू ई इंटू ई बाय एम इंटू टॉ। इसमें जो टर्म यूज हो रहा है उसका मीनिंग आप समझ रहे हैं। n number density of free electrons, E charge of one electron, A area of cross section of the conductor, Vd drift velocity, E is the electric field, tau is the relaxation time, m is the mass of electron। अब इस Vd का वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, तो इससे आप देखेंगे कि I इक्वल टू एन ई ए और Vd की जगह पे ई बाय एम इंटू टॉ। यहाँ ई इंटू देखिए ई स्क्वायर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग एक रिलेशन पढ़ते हैं, ई इक्वल टू वी बाय एल। एक्चुअली ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस में, ई इक्वल टू डी वी बाय डी आर। ये रिलेशन अभी आपको थोड़ा याद रखना होगा, और इसी को हम लोग किसी कंडक्टर के लिए जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं वी और लेंथ ऑफ द कंडक्टर ले लेते हैं एल। तो अब देखिए तो इस रिलेशन से हम लोग अब क्या देख रहे हैं, ई के जगह पे वी बाय एल, ये हो गया आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी टॉ बाय एम इंटू एल। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, वी को रहने दीजिए, आई को आप इधर ले आइए, बाकी सारे टर्म को इधर ले जाइए। तो वी बाय आई इक्वल टू एम इंटू एल बाय एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ। अब वी बाय आई हम लोग जानते हैं आर, ओम्स लॉ से, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, आर इक्वल टू आपको मिल गया एम इंटू एल एन ई स्क्वायर ए टॉ। ये हुआ रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। अब आप एक बात जानते हैं कि रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। अब आर का वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, ये वाला वैल्यू, इंटू ए बाय एल, ए कैंसिल, एल कैंसिल। तो रेसिस्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला मिल गया रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टॉ। अब इस रिलेशन से आप देखिए कि रेसिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देखिए कि रेसिस्टिविटी जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, फिक्स है। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। तो रेसिस्टिविटी यहाँ पे डिपेंड कर रहा है दो फैक्टर पे, एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम। इसी तरह से अगर हम रेसिस्टेंस को देखें तो रेसिस्टेंस आप देखिए कि लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, एन पे डिपेंड कर रहा है और टॉ पे डिपेंड कर रहा है। तो कभी अगर आपको पूछा जाए कि रेसिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस चीज़ को आप प्रूव कीजिए, तो हम लोग यहाँ तक एक्सप्रेशन निकाल लेंगे और इस एक्सप्रेशन से ही कह देंगे कि देखिए आर जो है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और दो टर्म हम लोग इससे पहले देखे थे कि एक नेचर ऑफ कंडक्टर और एक टेम्परेचर। अब इसको उसी से रिलेट करना है। अब एन और टॉ, यहाँ टर्म है एन और टॉ, इसी को हम लोग रिलेट करेंगे नेचर ऑफ कंडक्टर से और टेम्परेचर से। अब देखिए रेसिस्टिविटी एन पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो एन है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये अलग अलग कंडक्टर में अलग अलग होगा। यानी आप कहेंगे कि डिफरेंट कंडक्टर्स का जो रेसिस्टिविटी है वो चूँकि एन पे डिपेंड कर रहा है, और एन चूँकि सबका अलग अलग है तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। तो यही बात यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर depends on the number of free electrons per unit volume n
which is different for different conductors. That is, the resistivity varies from conductor to conductor. अलग अलग कंडक्टर का रेसिस्टिविटी अलग अलग है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर. रेसिस्टिविटी नेचर पे डिपेंड करता है, ये बात हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब देखिए, दूसरा एक था कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. अब यहाँ टेम्परेचर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर को चेंज करने से क्या होता है. तो रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे चेंज होगा. अब देखिए कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा. टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को कुछ थर्मल एनर्जी मिलेगा, जिसके कारण वो थोड़ा फास्ट मूव करेगा और उसके कारण उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा. तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा और रिलैक्सेशन टाइम रेसिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा. तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ. दैट इज रेसिस्टिविटी टॉ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. As the temperature of a conductor increases, the free electrons get thermal energy and collide more frequently यानी fastly, तेजी से. Hence the relaxation time decreases. अब जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा. तो as the relaxation time decreases, the resistivity increases. क्या हुआ फाइनली कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज किया. तो यही बात हम लोग कहते हैं कि हैंस द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर. यही टॉपिक है, इसमें तो इसको एक्सप्लेन करना है इस तरह से. इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन भी अराइज होता है. यहाँ तक जो टॉपिक आप पर है, इससे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो. तो ऐसे समझने के लिए देखिए कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जैसे देखिए ये 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन है, कैसे उसको आंसर करना है ये समझना है. तो कहता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोगों के पास एक्सप्रेशन 2 है. एक आपका करंट के साथ भी रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि रिलैक्सेशन टाइम के साथ आप इसका एक्सप्रेशन निकालिए. तो कौन सा एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, Vd इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टॉ, वो वाला रिलेशन बताना है. जैसे देखिए क्वेश्चन है, एस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये सब 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ऐसे सिर्फ समझने के लिए. तो आप रिलेशन निकाले थे I इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, वो वाला डिराइव कर देना है. इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से पूछा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में एक्सप्रेशन निकालना है, तो कौन सा एक्सप्रेशन निकालेंगे, Vd इक्वल टू आई बाय एन ई ए. अब देखिए इसी चीज़ को फिर अलग तरीके से पूछा है, प्रूव दैट द करंट डेंसिटी ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब देखो यहाँ करंट डेंसिटी है, तो हम लोग आई के लिए एक्सप्रेशन निकाले हैं. आई के जगह पे हम लोग करंट डेंसिटी वाला टर्म ले आएंगे आई, और उसको रिलेट कर देंगे, तो आप देख लेंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसी में देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में. जैसे क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कीजिए और करंट डेंसिटी का आप रिलेशन निकालिए रिलैक्सेशन टाइम के टर्म में. तो जो हम लोग रिलेशन पढ़े उसको थोड़ा सा रिलेट करके बताना होगा. उसके बाद देखिए इसी में क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन कीजिए, यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कैसे रिलेटेड है. तो रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, Vd इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम इंटू टॉ. अब कहता है इस एक्सप्रेशन का यूज कीजिए, यूज दिस रिलेशन टू डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल. जो एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे अभी थोड़ी देर पहले, है ना, रेसिस्टिविटी रो इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ, वो वाला एक्सप्रेशन यहाँ डिराइव करना है.
तो इस तरह से सब क्वेश्चन थोड़ा सा देख के समझना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखिए 2 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में। एक क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन द टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम। 2 डिफिनेशन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है, Vd इक्वल टू ए इंटू ई बाई एम इंटू टॉ। फिर देखिए क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल रिलेशन फॉर द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, नंबर डेंसिटी, mass and charge of electrons. Explain using this relation why the resistivity of a metal increases with rise in temperature. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। कह रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन, यानी इसमें आपको एक्सप्रेशन डिराइव नहीं करना है, आपको जो रेसिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है उसको बस लिख देना है, रो इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर टॉ, है ना। और फिर कहता है कि इसके हेल्प से आप एक्सप्लेन कीजिए कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के राइज होने से कैसे चेंज होगा। जो दूसरा वाला पॉइंट अभी हम लोग देखे थे थोड़ी देर पहले कंक्लूजन में, उसको एक्सप्लेन कर देना है। इसी में कभी कह देगा कि रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझना है। जैसे देखिए 1 मार्क्स में कुछ क्वेश्चन जो पूछा है प्रीवियस ईयर में, कहता है हाउ डज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर वैरी विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे चेंज करेगा, क्या बताएंगे। तो हम लोग रिलेशन देखेंगे। यहाँ देखिए जो रिलेशन है, यहाँ पे कुछ रिलेशंस आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस रिलेशन को आप देखिए, इसमें बहुत सारा रिलेशन है, इस सबको याद रखना है ना। कौन किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इससे आपको ये पता चल जाएगा। अब देखिए जैसे हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, और रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा। क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है डिफाइन द टर्म रेसिस्टिविटी एंड राइट इट्स ऐसा यूनिट, यह आप बता देंगे। इसी में कह देगा डिफाइन द टर्म कंडक्टिविटी। तो छोटा छोटा क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछता है। जैसे देखिए क्वेश्चन है ए वायर ऑफ रेसिस्टिविटी रो इज स्ट्रेस्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टिविटी। क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो आप कहेंगे कि न्यू रेसिस्टिविटी भी उतना ही रहेगा। फिर एक क्वेश्चन है हाउ द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज इफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। तो मोबिलिटी का आपको रिलेशन याद होगा कि मोबिलिटी म्यू इक्वल टू ई इंटू टॉ बाई एम। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो टॉ क्या होगा, कम होगा, टॉ कम होगा, मोबिलिटी कम हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर चेंज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट इंक्रीजेज। तो टेम्परेचर इसमें आपको कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए आप कहेंगे कि रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हम ऐसे यहाँ पे दिखाए एग्जाम्पल के तौर पे। तो सारे एक्सप्रेशन को जब आप याद रखते हैं, कौन किस पे डिपेंड करता है, कौन सा एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना है। अब मान लीजिए आपको कह दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप करंट के साथ एक्सप्रेशन निकालिए और आप निकाल दिए रिलैक्सेशन टाइम के साथ, गलत हो जाएगा। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के इसको याद रखना है कि क्या हम लोग देख रहे हैं। दैट इज जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से एक्सप्लेन करना है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक अगला टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। हम लोग ये जाने कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इंक्रीज करता है फॉर कंडक्टर। अभी हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ओनली फॉर कंडक्टर। सेमी कंडक्टर के केस में क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे। तो अब कैसे चेंज करता है, मान लीजिए आपको कहा जाए कि हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया, क्या रेसिस्टिविटी डबल हो जाएगा, नहीं। तो ये रिलेशन ये हम लोग कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग कहते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर बट देयर वेरिएशन इज नॉन लीनियर। यानी जब आप टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। अगर आपके पास डाटा हो जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उससे जो ग्राफ प्लॉट किया गया, देखिए रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है ना, इंक्रीजिंग है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इस ग्राफ सबको याद रखने, सब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव सब में क्वेश्चन पूछ देता है। तो कैसे चेंज करता है, कभी आपको कह दे कि इतना
मान लीजिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेसिस्टेंस 5 ओम है, बताइए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा। तो उसके लिए एक यहाँ पे रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर चेंजेज विथ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिलेशन, रो टी इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब ये रो टी क्या है, तो ये रो टी है किसी टेम्परेचर टी पे रेसिस्टिविटी, और ये है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन जो भी यूनिट आप लेते हैं, है ना, उस पे रेसिस्टिविटी। ठीक है, तो ये तो हुआ कि 0 और किसी टेम्परेचर के बीच रिलेशन। इसी में कभी हम लोगों को अगर ज़रूरत पड़े कि दो अलग अलग टेम्परेचर पे दे दिया 10 डिग्री 20 डिग्री, तो हम लोग उसके लिए एक रिलेशन यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर द रिलेशन इज रो टू इक्वल टू रो वन 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस रिलेशन को याद रखना है। अब यहाँ पे टर्म क्या है, तो आप कहेंगे कि रो वन क्या है, तो रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T1। रो टू क्या है, तो रेसिस्टिविटी एट टेम्परेचर T2। अब ये T2 जो है वो ग्रेटर देन T1 है। T1 लोअर टेम्परेचर है, T2 हाइयर टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज T2 माइनस T1। और ये अल्फा क्या है यहाँ पे, तो आप कहते हैं कि अल्फा को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होगा, लेकिन किसी गिवन कंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट होता है। तो क्वेश्चन में इसका वैल्यू सब दिया हुआ रहता है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो अक्सर रेसिस्टेंस के लिए रहता है। तो सेम रिलेशन जो रेसिस्टिविटी के लिए था उसको हम लोग रेसिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। रेसिस्टेंस के लिए R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R2 किसी टेम्परेचर T2 पे रेसिस्टेंस, R1 किसी टेम्परेचर T1 पे रेसिस्टेंस, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। अब इसी रिलेशन से अगर हम लोग अल्फा निकालना चाहें, आप देखिए 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, R1 को इधर ले आइए तो R2 बाय R1। तो अल्फा डेल्टा टी क्या हो गया, 1 इधर आ गया तो -1, ये हो गया R2 माइनस R1 बाय R1। तो अल्फा कितना हो गया, R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू डेल्टा टी। अब देखिए R2 माइनस R1 जब हम लोग इसका यूनिट देखते हैं तो रेसिस्टेंस माइनस रेसिस्टेंस यूनिट क्या होगा, ओम। नीचे R1 इसका भी रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम। और चेंज इन टेम्परेचर का अगर मान लीजिए हम लोग डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो डिग्री सेल्सियस, ओम ओम कैंसिल, क्या हो गया पर डिग्री सेल्सियस। या अगर टेम्परेचर आपका केल्विन में होगा तो आप कहेंगे पर केल्विन। तो ये जो टॉपिक है इसमें ये रिलेशन हम लोग डिराइव नहीं किए, ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसी को डायरेक्ट याद रखते हैं। और एग्जाम सब में इस पर क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का पूछा जाता है, अक्सर इस पर न्यूमेरिकल टाइप का कुछ क्वेश्चन रहता है। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करें। एनसीईआरटी का ये सब न्यूमेरिकल है। जैसे देखिए क्वेश्चन है, ए सिल्वर वायर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड and resistance of 2.7 ohm at 100 degree centigrade. Determine the temperature coefficient of resistivity of silver. क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। R1 आपको दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, T1 भी दिया हुआ है, T2 भी दिया हुआ है। तो अब देखिए ये जो रिलेशन है हमारे पास अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू डेल्टा टी, इसी का हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो R2 R1 और ये डेल्टा टी क्या है, तो T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट करके आपको आंसर इतना मिल गया। कितना आंसर हो गया, तो 0.0039। और यूनिट ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमको डिग्री सेल्सियस में है, तो अल्फा का यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस का इन्वर्स। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ। इस तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर ब्रैकेट में है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेसिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम, गिवन दैट अल्फा इक्वल टू दिस मच। अल्फा दिया हुआ है, आपको निकालना है कि किस टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस 117 ओम हो जाएगा। तो R1 आपका 100 ओम, R2 117 ओम, T1 रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 निकालना है। तो वही जो रिलेशन था अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू डेल्टा टी, उसी से हम लोग डेल्टा टी को उधर ले गए, अल्फा इधर आ गया।
अब वैल्यू आप रख दीजिए, इस वैल्यू को रख के कैलकुलेट किए तो डेल्टा टी यानी T2 माइनस T1 का वैल्यू कितना आ गया 1000। तो T2 कितना हो गया 1000 प्लस T1 दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना हो गया 1027 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर हो गया। अब देखिए इसी में एक अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम connected to a 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if room temperature is 27 डिग्री सेंटीग्रेड? अल्फा यहाँ भी दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम 230 वोल्ट के सप्लाई से किसी हीटिंग एलिमेंट को, मान लीजिए हीटिंग एलिमेंट कोई मान लीजिए इलेक्ट्रिक हीटर है, नहीं वो हीट करता है, उसको हम जब कनेक्ट कर देते हैं तो इनिशियली आपको दे रहा है करंट 3.2 एम्पियर और कुछ सेकेंड के बाद वो हो गया 2.8 एम्पियर। ऐसा क्यों हुआ? तो आप कहेंगे कि इनिशियली जैसे हम उसको उसमें कनेक्ट किए तो टेम्परेचर कम था, रूम टेम्परेचर, और उस पर हमको ये मिल रहा था करंट इतना, लेकिन जैसे ही किसी वायर से करंट फ्लो करता है तो कुछ हीट प्रोड्यूस होता है, यानी आपका टेम्परेचर क्या हो गया इंक्रीज कर गया। टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज किया, रेसिस्टेंस इंक्रीज किया तो करंट क्या हो गया कम हो गया, इसीलिए यहाँ पे करंट इतना हो गया। तो जब टेम्परेचर आपका किसी एक सर्टेन वैल्यू पे जाके फिक्स हो गया तो आपका जो ये करंट का वैल्यू है वो भी क्या हो गया इतना पे फिक्स हो गया। दैट इज आप कहेंगे कि ये जो करंट है ये रूम टेम्परेचर पे है और ये जो करंट है ये बाद में जिस टेम्परेचर पे जाके फिक्स हुआ उतना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि V इक्वल टू 230 वोल्ट, ये तो सब कंडीशन के लिए है। करंट I1 हम मान लेते हैं 3.2 एम्पियर, I2 मान लेते हैं 2.8 एम्पियर। अब यहाँ पे हम लोग को करंट दिया हुआ है, वोल्टेज मालूम है, तो हम लोग रेसिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, तो यही काम यहाँ पे। तो इनिशियल रेसिस्टेंस R1 इक्वल टू V/I, V 230, आई था इनिशियली 3.2, इसको कैलकुलेट किए तो 71.87 ओम इतना मिल गया। R2 के लिए करंट हम लोग 2.8 एम्पियर ले लिए, इतना ओम रेसिस्टेंस मिल गया। फार्मूला वही है T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 माइनस R1/R1 इंटू अल्फा। सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करके ये मिल गया 867.5 डिग्री सेल्सियस। फिर देखिए अगला एक क्वेश्चन है, ये अभी जो 3 क्वेश्चन हम लोग देखे ये सब NCERT का था, ये प्रीवियस ईयर में पूछा है, 2-3 साल पहले एक बार पूछा था कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर becomes 20% more than its resistance at 27 degree centigrade given alpha equal to 2 into 10 to the power minus 4 Kelvin inverse। अब यहाँ पे इनिशियल और फाइनल रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कह रहा है कि रेसिस्टेंस 20% इंक्रीज कर रहा है। तो R2 बाद वाला रेसिस्टेंस क्या हो गया, मान लीजिए इनिशियल R1 था तो R2 इक्वल टू R1 प्लस R1 का 20%, ये हो गया R1 प्लस R1/5, 6R1/5 यानी 1.2 R1। और यहाँ पे देखो चूँकि अल्फ़ा हम लोगों को केल्विन इन्वर्स पे दिया हुआ है तो टेम्परेचर को भी केल्विन में बदल लेंगे, सेम यूनिट में होना चाहिए। तो T2 आप देखिए T1 कितना 27, और इसको डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, तो 273 प्लस कर दिए तो ये हो गया 300 केल्विन। अब हम लोगों को T2 निकालना है, तो फार्मूला है T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 माइनस R1/R1 इंटू अल्फ़ा। अब ये हो गया 1.2 R1 R2 के बदले माइनस R1/R1 इंटू अल्फ़ा, ये हो गया 0.2 R1/R1 इंटू अल्फ़ा, R1 कैंसिल, तो T2 माइनस T1 हो गया 300 इक्वल टू 0.2 अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, इसको कैलकुलेट करके आ गया 10 टू द पावर 3 यानी 1000। तो T2 हो गया 1000 अब प्लस 300 यानी 1300 केल्विन। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन एग्जाम सब में आता है इस टॉपिक से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, सिंपल सा है, फार्मूला है, उस पर रख के आप बना सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है। The number density of free electrons in a copper conductor is 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its other end? The area of cross section of the wire is 2 into 10 to the power minus 6 meter square
एंड इट कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। क्या इसमें दिया हुआ है? तो कह रहा है कि एक इंट से दूसरे इंट तक जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा। तो एक इंट से दूसरे इंट तक जाने में अगर हमको टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको पहले इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का तो हमारे पास अलग अलग फार्मूला है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट, ये सब दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी। आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, तो वी डी इक्वल टू आई बाय एन ई ए। अब आई दिया हुआ है आपको 3 एम्पियर, एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपको इतना दिया हुआ है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जान रहे हैं, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसको रख के जब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए तो ये आ गया 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। उस दिन कहे थे कि आपका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, उसका ऑर्डर 10⁻⁻⁴ बहुत कम होता है। अब अगर हमको टाइम निकालना हो तो टाइम t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जो लेंथ है कंडक्टर का, जो एक इंट से दूसरे इंट तक इलेक्ट्रॉन को जाना है, और वेलोसिटी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो एल आपको दिया हुआ है 3 मीटर, वी डी आप निकाले हैं यहाँ पे, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो आंसर आया 2.72 इंटू 10⁻⁴, ये सेकेंड में आया। ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए इसको हम आवर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर दिए, ये हो गया 7.55 आवर। यानी आप देखिए कि 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में किसी इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा, तो 7.5, 7.5 घंटा का समय लगा ना। यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को टाइम लगता है, क्योंकि इसका वेलोसिटी इनसाइड द कंडक्टर बहुत कम होता है। तो यहाँ तक जो हम लोग टॉपिक देखे, इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ये चैप्टर था उसका ये एक सेक्शन था इनिशियल। इसमें कोई लॉन्ग डेरिवेशन नहीं है, छोटा छोटा टर्म है, छोटा छोटा बात है, समझने वाला चीज़ है, उसको समझना है। इससे वही 1 2 3 ये सब क्वेश्चन रहता है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से लेकिन रहता है। इसीलिए इस टॉपिक को यहाँ तक आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर अगला टॉपिक सब है, जैसे अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस, है ना, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट सब में जाएंगे। तो इतना चीज़ आप पहले आज तैयार कर लीजिए। थैंक यू।